बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले F5 प्रेस करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SEAM School and Educational Accessories Management System is the title of my web application. I am student of Virtual University. Something about myself. My name is Hafiz Mohammad Umar Hayat and my VU ID MC120200 Group ID is F190 and my supervisor name Miss Nadia Tabassum Sahiba. Something about my project. It is a web application, school and educational accessories management system. और ये जो है दो एप्लीकेशन जो है वो दो यूज़र्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक यूज़र जो है वो दो यूज़र्स के लिए बनाई गई है। एक जो है वो हमारा एडमिन यूज़र है और दूसरा हमारा कस्टमर यूज़र है। एडमिन जो है वो पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करेगा, इसमें तमाम कैटेगरीज़ को ऐड करेगा, मैनेज करेगा, उनको अपडेट करेगा, व्यू एंड डिलीट कर सकता है। इसके अलावा उन कैटेगरीज़ में जो डिफरेंट आइटम्स हम या प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे उनको भी वो मैनेज करेगा। मैनेज करने से मुराद ये है कि उसमें वो ऐड, व्यू और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा एडमिन जो है वो ये भी देखेगा कि रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट होंगी कि कितनी सेल हुई है और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कुछ जो नहीं आ रही, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मेरी सेल हो रही, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। इसके अलावा जो है वो एडमिन जो है वो यूज़र से कम्युनिकेट भी कर सकता है, यूज़र को मेल वगैरह भी सेंड कर सकता है। और कस्टमर जो है दूसरा यूज़र है हमारी एप्लीकेशन का, जो कि हमारी प्रोडक्ट्स जो एडमिन ऐड करेगा उनको देखेगा। उनको देखने से पहले कैटेगरी सिलेक्ट करेगा। सब कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उनको सर्च आउट कर सकता है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अगेंस्ट डिफरेंट आइटम्स को और उनको वो परचेज़ कर सकता है। उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा। और जो कस्टमर है, ऑर्डर प्लेसमेंट के 3 मेथड है। पहला मेथड है कैश ऑन डिलीवरी, जिसमें कस्टमर जो है वो जब डिलीवरी लेगा, प्रोडक्ट अपनी ले लेगा तो तब उसे वो पेमेंट देनी होगी। जबकि दूसरा तरीका है कैश विया बैंक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए जो है वो हम जो है वो बैंक के थ्रू भी अपने जो कस्टमर जो है वो अपनी अमाउंट दे सकता है और ऑर्डर प्लेस करते वक्त अपना ऑर्डर कंफर्म कर सकता है। ठीक है। तीसरा तरीका जो है वो है ऑनलाइन ये मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप जो है वो पेमेंट करना चाहते हैं तो कस्टमर जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकता है। और उसकी डिटेल्स वगैरह भी वो उसे मेल हो जाएंगी। मेल के लिए मैंने SMTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि जीमेल सर्वर की फैसिलिटी है। जीमेल सर्वर के थ्रू मैं SMTP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है क्योंकि ये टोटली फ्री है। डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स जो हैं वो हमने अपने कोर्स में VU के कोर्सेज में पढ़े होंगे, जिनमें से आपने वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल पढ़ा था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी है, फिर सिंगलटन मेथड है, मॉडल्स हैं और भी बहुत से मॉडल्स हैं जो आपने पढ़े थे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक 2 के अंदर। उनमें से हमें जो उन्हें प्रपोज किया गया था VU की तरफ से कि आपने यूज़ करना है वो है VU प्रोसेस मॉडल। VU प्रोसेस मॉडल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 मॉडल्स। ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल को मिला के ये मॉडल हमने तरतीब दी है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही मॉडल जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता। ठीक है। तो हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। VU प्रोसेस मॉडल में कम्बिनेशन यूज़ करने का मकसद क्या है, ताकि हम दोनों की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको जो फ़ायदे हैं उनको हासिल कर सकें। वाटरफॉल मॉडल जो है वो डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच है और उसमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप काम होता है। हर स्टेप में पहले एक स्टेज है, जैसे ये नज़र आ रही है आपको रिक्वायरमेंट स्टेज है,
उसके बाद एनालिसिस स्टेज है, फिर डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग है, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस स्टेज है। फिर आप दोबारा एनालिसिस के लिए उसके रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। ये जो काम है ये आपका वाटरफॉल मॉडल के थ्रू हो रहा है। लेकिन इसके साथ स्पाइरल मॉडल क्या कर रहा है? स्पाइरल मॉडल रिस्क को एनालिसिस कर रहा है कि कितनी गलतियों के साथ आप नेक्स्ट स्टेप में यानी नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं। इसको आप ज़हन में रखें ऐसे कि SRS डॉक्यूमेंट आपने बनाया, SRS डॉक्यूमेंट में आपने 80% काम कर लिया, तो वो 80% तो आपकी एक्यूरेसी होगी, लेकिन 20% आपका रिस्क है। उस 20% के साथ आप आगे चले गए SRS से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आपने क्या किया? डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आपने जो है वो काम किया, वो आपने चेक करवाया, उसमें भी आपकी 20% रह गई गलतियाँ। तो इसका मतलब है आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80% है, 20% का आपका रिस्क है, उसके साथ आप गलतियों के साथ आप आगे जा रहे हैं। ये हमें बता रहा है VU प्रोसेस मॉडल। अब हम बात करते हैं यूज़ केस डायग्राम की। यूज़ केस डायग्राम में आप देखें ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये एप्लीकेशन बाउंड्री है। एप्लीकेशन बाउंड्री से मुराद ये है कि ये हमारी एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये जो आपको एलिप्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। ये एलिप जो है वो ज्वाइन किए गए हैं एडमिन से और कस्टमर से। ये एडमिन जो है वो हमारा एक स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर वो यूज़र होता है जो हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा है असल में, ठीक है। डेवलपर जो है वो स्टेक होल्डर नहीं है, क्योंकि उसने बना लिया, बनाने के बाद उसने एप्लीकेशन दे दी, वो एप्लीकेशन अब इन स्टेक होल्डर ने यूज़ करनी है, एडमिन ने और कस्टमर ने। हमारी एप्लीकेशन ये बता रही है कि एडमिन हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए लॉगिन कर सकता है, कैटेगरी को क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और व्यू भी कर सकता है कैटेगरी को, आइटम को क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, व्यू करेगा। इसके अलावा रिपोर्ट को जनरेट कर सकता है, डिफरेंट रिपोर्ट को एडमिन हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और पब्लिशर को ऐड कर सकता है, सप्लायर को ऐड कर सकता है, और यूज़र की डिटेल्स को व्यू कर सकता है, ऑर्डर की डिटेल्स को। रिपोर्टिंग के बाद प्रिंटिंग भी करनी पड़ेगी तो वो प्रिंट भी कर सकता है हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, और लॉग आउट भी कर सकता है। ये सारे काम कौन करेगा? एडमिन कर सकता है हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए। लाइकवाइज जो कस्टमर है, कस्टमर हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए लॉगिन करेगा और साइन अप भी कर सकता है, लॉगिन भी कर सकता है। लॉगिन करने के बाद जो है वो आइटम को सर्च करेगा, व्यू करेगा, और ऐड टू विश लिस्ट करेगा, यानी कि जो आइटम उसे पसंद आया उसे विश लिस्ट में डाल देगा। कार्ट को ऐड कर सकता है, और ऐड शॉपिंग इंफॉर्मेशन जो है अपनी शॉपिंग की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है, जिसमें वो अपना एड्रेस ऐड करेगा, और वो जो है ऑर्डर प्लेसमेंट के जो मेथड है, पेमेंट मेथड है, उनमें से कोई पेमेंट मेथड ऐड करेगा। इसके अलावा डेट और टाइम भी ऐड कर सकता है कि किस टाइम मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑर्डर कंफर्म करने के बाद उसे ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा, तो उसे ऑर्डर कंफर्म भी करना पड़ेगा। उसको रिसीव ईमेल हो जाएगी जीमेल SMTP के थ्रू, और रिसीव SMS की भी फैसिलिटी है, लेकिन वो मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा, आगे एप्लीकेशन में प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद फीडबैक देना चाहे कोई कस्टमर तो वो भी वो दे सकता है, और कोई रिव्यू देना चाहे तो वो भी कस्टमर दे सकता है। ये कस्टमर जो है वो ये वाले सारे काम करेगा, और एडमिन जो है ये ऊपर वाले सारे काम करेगा। बिजनेस रूल्स में वही जो हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की हैं वो हैं जो पहले मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की थी कि एडमिन यूज़र जो है वो ये काम करेगा और कस्टमर हमारा ये काम करेगा। ये सारे बिजनेस रूल्स में आ जाएंगे। देन हम बात करते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम की। आर्किटेक्चर डायग्राम में आप देख लें कि हमारी ये एप्लीकेशन जो है ये VS स्टूडियो में बनी हुई है। इस एप्लीकेशन का नाम है सीम एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन जो VS स्टूडियो में ने यूज़ किया ना, VS स्टूडियो में हमने यूज़ किया 3 लेयर आर्किटेक्चर। 3 लेयर आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि आपकी एप्लीकेशन को मैंने 3 लॉजिकल लेयर्स में तकसीम कर दिया है। पहली लेयर का नाम है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो ऐसी लेयर होती है जिसमें जो यूज़र को नज़र आ रही होती है। यूज़र इसी से रिक्वेस्ट करता है, इसी से रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि यूज़र जो काम करना चाहेगा वो इसमें रिक्वेस्ट करेगा और उसके नतीजे में जो हमारी एप्लीकेशन उसे जवाब देगी वो रिस्पॉन्स होगा।
देन जो है वो एप्लीकेशन लेयर के नीचे जो है वो हमारी एक बहुत अहम लेयर है बिज़नेस लेयर। तमाम डिसीजन जो हम करेंगे वो इस बिज़नेस लेयर में करेंगे। बिज़नेस लेयर में हमारी लॉजिक्स डेवलप होंगी कि कब हमने डाटा लेना है, कौन सा डाटा लेना है, कौन सा डाटा शो करवाना है, ये सारा काम बिज़नेस लेयर में होगा। बिज़नेस लेयर के लिए हम C# यूज़ करें, C# कोडिंग यूज़ करें, एप्लीकेशन के लिए HTML CSS यूज़ करें। तीसरी लेयर है डाटा लेयर। डाटा लेयर जो है वो इससे मुराद है डाटाबेस। हमारी डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स हमने बनाए हैं वो सारे डाटा लेयर में है। लेयर्स जो हैं वो लॉजिकल पार्टीशनिंग का नाम है। लॉजिकल पार्टीशनिंग से मुराद ये कि तो हमने लॉजिकली उनकी पार्टीशनिंग की हुई है, वो ये VS स्टूडियो के थ्रू हमने की ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक लेयर जो है एक वक्त में सिंगल लेवल तक ही कम्युनिकेट कर सकती है। यानी कि ये कहूँ कि मैं डाटा लेयर डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेट करे तो ऐसा नहीं होगा। एप्लीकेशन लेयर पहले बिजनेस लेयर से काम करेगी, कम्युनिकेट करेगी, और बिजनेस लेयर फिर डाटा लेयर से कम्युनिकेट करेगी। इस तरह से ये आर्किटेक्चर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट शेड्यूल है कि भाई SLS आपने इतने दिनों में जमा करवाना था, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इतने में, टेस्ट फेज इतने में, और फाइनल डॉक्यूमेंट इतने में जमा करवाना था। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस डायग्राम की। सीक्वेंस डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख लें कि क्या होता है। इसमें एक यूज़ केस है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ऐड कैटेगरी का यूज़ केस है। इस यूज़ केस को काम करने के लिए क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे टाइम के लिहाज से, हम उसको अगर डायग्राम में शो करवाएं तो वो हमारा सीक्वेंस डायग्राम होता है, ठीक है। इसमें ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यूज़र क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है एडमिन। इसी तरह से GUI एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है ऐड कैटेगरी। इसी तरह से MS SQL एक क्लास है, उसकी है ऑब्जेक्ट है SHMDB, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं। रियल लाइफ में हर चीज़ अकॉर्डिंग टू फेनोमेना ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। ये जो यूज़र है ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, कोई भी यूज़र जो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। ये जो ऐड कैटेगरी GUI ये क्या है, ये हमारी वेब एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड है। ऐड कैटेगरी का इंटरफेस है जिसको आप कह लें, और ये हमारी डाटाबेस है। यानी कि तीन, पहले हमारा यूज़र है, उसके बाद हमारी वेब एप्लीकेशन है, और उसके बाद क्या है, डाटाबेस है। ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ ये एक ऑब्जेक्ट होती है। अच्छा, अब ये जो डॉटेड लाइन है इसका क्या मतलब है, ये हमारी टाइम लाइन्स को शो करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बॉक्स है, ये हमारी एक्टिविटी बार है। एक्टिविटी बार क्या होगा, सबसे पहले यूज़र आएगा, यूज़र आके हमारी वेब एप्लीकेशन ओपन करेगा। वेब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये ऐड कैटेगरी का पेज उसने ओपन किया, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी ऐड करेगा, उसके बाद सबमिट कैटेगरी करेगा। जैसे ही वो सबमिट कैटेगरी करेगा तो उसके बाद जो है वो GUI के थ्रू ये जो है ये हमारी ये वाली एक्टिविटी ओपन हो जाएगी डाटाबेस। डाटाबेस में डाटा सेव हो जाएगा और डाटाबेस से डाटा रिस्पॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसे बता दिया जाएगा डाटा सेव हुआ कि नहीं हुआ। इसमें ये देख लें कि ये जो हम एरो का शो हो रहा है और ये डॉटेड लाइन में रिस्पॉन्ड हो रहा है, ये हमारा सिंक्रोनस मैसेजिंग हो रही है। सिंक्रोनस मैसेजिंग में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से मैसेज की फॉर्म में यानी मेथड की फॉर्म में कम्युनिकेट करता है। इसने फंक्शन के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट किया और जब रिस्पॉन्ड किया तो वो डॉटेड लाइन में शो करता है। ये इसका सिंटैक्स है सिंक्रोनस मैसेज का। पहले रिक्वेस्ट करनी है और फिर उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करा और उसके बाद ये रिस्पॉन्स इसको ये मिला, ठीक है। इस तरह से ये सीक्वेंस डायग्राम काम करता है। इसी तरह से सर्च आइटम की सीक्वेंस डायग्राम में देखें कि कस्टमर सबसे पहले आएगा। कस्टमर यूज़र हमारा कौन सा है, कस्टमर है। GUI को ओपन करेगा, सिलेक्ट कैटेगरी करेगा, उसकी सब कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करेगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी डाटाबेस में। अब ये डाटाबेस यहाँ पे ये एक्टिविटी ओपन हुई अभी, ठीक है। वो उस कैटेगरी को देखेगा, कैटेगरी मिल गई तो वो उसे शो करवा देगा GUI में और यूज़र इसको देख लेगा। ये हमारी सर्च आइटम के एक ही सीक्वेंस डायग्राम है टाइम के लिहाज से। ये जो आपको वर्टिकल बार नज़र आ रही डॉटेड लाइन, ये हमारी टाइम लाइन है
जी, अब ये बात करते हैं यूज़ केस क्लास डायग्राम की एंड लॉजिक डायग्राम की। इसमें हमारी ये डिफरेंट क्लासेस हैं। डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो हमारे ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और रेड कलर में आपको डिफरेंट मेथड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्लासेस जो है वो डिफरेंट दूसरी क्लासेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये सिंपल एसोसिएशन शो करें। इनमें सिंपल एसोसिएशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने पढ़ी हुई है। सिंपल एसोसिएशन है, फिर एग्रीगेशन है और कंपोजिशन है। एग्रीगेशन जो है वो वीक रिलेशनशिप होते हैं जिसमें एक यूज़र, एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये एग्रीगेशन है। और दूसरी जो है तीसरी है कंपोजिशन। कंपोजिशन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, उसको कहते हैं कंपोजिशन। तो यहाँ पे ये सिंपल एसोसिएशन है। एक क्लास जो है एक उसका ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और उसके साथ वो डाटा शेयर कर रहा है। ये है हमारी ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें देखें कि ये हमारी डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ जो हैं वो एक बॉक्स की सूरत में शो की गई हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में हमारी एंटिटीज़ हैं। ये आपने कंपोनेंट्स को याद रखना है, कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके। ये जो है ये हमारी एंटिटी है यूज़र की और ये दूसरी एंटिटी है कैटेगरी की, ठीक है। इस यूज़र की एंटिटी के ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा है ये आपकी क्या है, उसको कहते हैं यूज़र आईडी। ये आपकी प्राइमरी की है, ठीक है। जो प्राइमरी की है एंटिटीज़ में या यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं उनको आप अंडरलाइन करके शो करते हैं किसी भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में, ठीक है। अंडरलाइन जो आपको नज़र आ रहा है यूज़र आईडी, ये अंडरलाइन है, ये आपकी प्राइमरी की है। प्राइमरी एट्रीब्यूट आप किसे कह रहे हैं, ये आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से ये आपका यूनिक और एट्रीब्यूट है। इसको प्राइमरी की भी कहते हैं, प्राइमरी एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती विदाउट एनी रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे ये एक यूज़र है, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ को ऐड करेगा तो ये जो है ये या व्यू करेगा तो ये व्यू का रिलेशनशिप है जो कि डायमंड साइन में मैंने शो किया हुआ है। और ये वन टू मैनी का मतलब ये कॉर्डिनैलिटीज़ हैं, यानी कि एक यूज़र जो है वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ को भी व्यू कर सकता है। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक कैटेगरी हैज़ प्रोडक्ट, एक कैटेगरी जो है उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, इस ये बताने की कोशिश की गई है। प्रोडक्ट जो है वो तो उसका हर प्रोडक्ट का जो है वो डिफरेंट इमेजेस हो सकते, आइटम्स हो सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं। ये हमारी डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और आपस में वो कम्युनिकेट कर रही हैं रिलेशनशिप में, और वो जो है वो इनके दरम्यान में डायमंड साइन है, डायमंड के साइन के साथ ये रिलेशनशिप को शो किया गया। और ये जो वन टू मैनी है ये बता रहा है कि कॉर्डिनैलिटी क्या है। एक प्रोडक्ट जो है वो एक यूज़र जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। और ऑर्डर डिटेल जो है वो एक ऑर्डर की एक ही ऑर्डर डिटेल होगी। इस तरह से ये वन टू वन का रिलेशनशिप है, ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। इस तरह से डिफरेंट रिलेशनशिप्स आ गए। ये हमारी डेटाबेस डायग्राम है। इसमें ये हमारी डिफरेंट टेबल्स हैं। इन टेबल्स के दरमियान में जो है वो रिलेशनशिप है वन टू मैनी। ये जो आपको की नज़र आ रही है ये मैनी का वन का मतलब है, और ये आपको यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है इन्फिनिटी का सिंबल, इसका मतलब है मैनी। ये ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। ऐसे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप भी होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है मैनी, और प्राइमरी की ये जो चाबी नज़र आ रही है इसका मतलब होता है वन। वन टू मैनी अगर दोनों इन्फिनिटी नज़र आ रही, जैसे ये यहाँ पे ये की है और ये आपकी इन्फिनिटी है, ये भी वन टू मैनी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे वन टू मैनी के रिलेशनशिप है जो कि यहाँ पे शो किए गए हैं। डिफरेंट टेबल्स हैं, उनके दरम्यान में रिलेशनशिप है। ये रिलेशनल टेबल है, रिलेशनशिप है। हमारी एप्लीकेशन का इंटरफेस है। ये टूल्स जो मैंने यूज़ किए हैं, VS स्टूडियो यूज़ किया है, MS SQL सर्वर यूज़ किया है, MS ऑफिस यूज़ किया है, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज यूज़ की हैं,
और वेब ब्राउज़र यूज़ किया इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एप्लीकेशन पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।